नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हरकेश सिंह। अपन देख रहे थे मानव भूगोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो मानव भूगोल है जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय क्रियाएं, यानी हम मानव भूगोल की एक शाखा आर्थिक भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके अभी आपको 12th क्लास में काम आ रहा है, तो आगे चल करके आपको BA तृतीय वर्ष के अंदर भी काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं द्वितीय क्रियाओं से। सेकेंडरी सेक्टर से आज हम शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा 5th लेसन है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आर्थिक भूगोल को अपन पढ़ रहे हैं, और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं द्वितीय क्रियाओं के बारे में, और लेसन है हमारा 5th, 5वां लेसन है। यहाँ थोड़ी अपडेट में मिस्टेक रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय क्रियाएं, हमने देखा था कि प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं, प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हमने चर्चा की। प्राथमिक क्रियाएं बेस्ड होती हैं किस पर? प्रकृति पर बेस्ड होती हैं। कच्चा माल जो होता है वो पूरा का पूरा, जहाँ से भी हमें कच्चा माल मिले वो क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब जैसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, या फसलों से अगर हम बात करें गेहूँ प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ हमें खनन क्रिया से हमें लौह अयस्क प्राप्त होता है। अब इसका संशोधन करके कपास पैदा की। अब कपास से रेशा बनाया, रेशे से वस्त्र बनाया। तो वो जो आगे की जो प्रोसेस होगी ना, वो किस में आएगी? द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आएगी। गेहूँ लाए, गेहूँ से आटा बनाया, और इसके अलावा वनों से लकड़ी लाए, तो लकड़ी से हमने क्या किया? फर्नीचर बनाया। तो इस प्रकार की जो आगे की जो क्रियाएं होंगी उसे हम द्वितीय क्रियाएं कहेंगे। तो अब आप इसमें समझ सकते हैं कि द्वितीय क्रियाओं में क्या किया जा रहा है। द्वितीय क्रियाओं में प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त या प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त वस्तुओं को संशोधित करके उसे और परिवर्तित करके, उसका रूप परिवर्तित करके उसकी जो कीमत है उसमें बढ़ावा किया जाता है, यानी उसकी कीमत में परिवर्तन लाया जाता है। अब कपास की कीमत नहीं है, तो उसका जब रेशा बन जाएगा, वस्त्र बन जाएंगे, तो वही जो है कपास कितनी महंगी हो जाएगी। तो कहने का मतलब उसके तंतु का आगे प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क है, उसमें से लोहा निकाल करके लौह इस्पात उद्योग बनाया जाता है। तो इस तरीके से, यानी इसमें आएगा औद्योगिक क्रियाएँ इसके अंतर्गत आएंगी। अब औद्योगिक क्रियाएँ जब इसमें आएंगी तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसके लिए कारखाने स्थापित किए जाते हैं, और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनके लिए कारखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हमें कारखाने की आवश्यकता नहीं है तो क्या हम उसे उद्योग कहेंगे? क्योंकि हम जब भी उद्योग का नाम लेते हैं तो हमारे सामने इमेज बन जाती है कारखानों के बारे में, कि इसका मतलब कोई ना कोई कारखाना स्थापित किया गया होगा। लेकिन जैसे मनोरंजन का उद्योग है, अब मनोरंजन एक व्यवसाय है, मनोरंजन जो है उद्योग है, ये भी फिल्म इंडस्ट्रीज है। अब इंडस्ट्री जब शब्द आ गया तो इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग, और उद्योग से हम समझते हैं कारखाना। लेकिन मनोरंजन में कौन सा कारखाना है? पर्यटन उद्योग है, क्या इसमें कोई कारखाना है? नहीं। तो फिर हम ऐसा उद्योग जिसमें वस्तु को संशोधित किया जाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे? तो फिर उसे नाम दिया जाता है विनिर्माण। क्या कहते हैं अभी? विनिर्माण उसे कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग उसे कहते हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय गतिविधियां द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। पहली बात, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाना। तो जो भी लकड़ी थी प्राप्त हो रही थी, अब लकड़ी का जब फर्नीचर बना दिया गया तो उसका मूल्य बढ़ गया। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल। अब देखो, कच्चे माल के रूप में जब भी हम काम करेंगे तो वो प्राथमिक व्यवसाय, प्राथमिक गतिविधियां, प्राथमिक क्रियाएं कहलाएंगी, और उसका रूप जब बदला जाएगा, अब रूप परिवर्तित करेंगे तो वो आ जाएगा वो द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत, उसे मूल्यवान बना दिया जाता है। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु जब उसके तंतु में परिवर्तन किया जाता है, जब उसका रेशा निकाल लिया जाता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, और वस्त्र हर जगह पे हमें आवश्यक होते हैं। खदानों में प्राप्त लौह अयस्क। अब लौह अयस्क जो है, इसमें लोहे के तत्वों को अलग कर लिया जाएगा, तो उसे इस्पात बनाने के लिए इसका मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि जितनी भी मशीनें, जो भी कोई वस्तु बनती है, उसमें कहीं ना कहीं इस्पात का प्रयोग जरूर होता है। तो इस तरीके से इसका मूल्य बढ़ जाता है।
खेतों, वनों, खदानों तथा समुद्र से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। मतलब कहीं से भी कोई भी पदार्थ प्राप्त हो, अगर वो कच्चे माल के रूप में है तो वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आ रहा है, और जब उसको कच्चे माल को हमने बदल दिया, उसका रूप परिवर्तित कर दिया, तो वो आ जाएगा द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत। इस प्रकार द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण, अब देखो विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, तीनों बातों यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक विनिर्माण, प्रसंस्करण और एक निर्माण। निर्माण का मतलब हो गया कि कोई नई चीज़ बनाना, और विनिर्माण का मतलब हो गया नई चीज़ों को मिलाकर के एक तीसरी चीज़ बनाना। ठीक है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, ध्यान रखिएगा। निर्माण लोहे से, लौह अयस्क से इस्पात बना दिया, तो इस्पात बना दिया निर्माण। और अगर हमने उस इस्पात को लिया, प्लास्टिक को लिया, अलग अलग उद्योगों से हमने सामान को लिया और एक कार बना दी। अब गाड़ी बनानी है, कार बनानी है, बाइक, स्कूटर जो भी बनाना, उसमें कितने अलग अलग पार्टिकल यूज होते हैं। वो सब जब अलग अलग यूज होते हैं ना, तो उन सब का विनिर्माण होता है। निर्माण के बाद विनिर्माण, तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं। प्रसंस्करण का मतलब हो जाएगा यानी कि उसमें संशोधन करना, यानी अब कच्चा तेल निकाला, अब तेल के अंदर तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो उसका संशोधन करना, या उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनरी के अंदर उसको प्योरीफाई करना, तो वो क्या कहलाएगा, प्रसंस्करण कहलाएगा। ओके, इसके बाद में विनिर्माण। देखो विनिर्माण क्या था, जब हमने बात की कि द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग इसमें शामिल है। तो विनिर्माण क्या था, आपके सामने जब शब्द आया विनिर्माण, तो देखिए क्या होता है। विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। अब उत्पादन तो होगा इसके अंदर, लेकिन इसमें किसका उत्पादन, देखिए हस्तशिल्प कार्य, हस्तशिल्प कार्य है। लोहे व इस्पात को गढ़ना, लोहे व इस्पात को तैयार करना निर्माण, और उसको गढ़ करके कुछ नई चीज़ बनाना विनिर्माण। प्लास्टिक के खिलौने बनाना। अब प्लास्टिक क्या था, प्लास्टिक भी अपने आप में क्या है, प्लास्टिक बनाने के लिए उद्योग स्थापित किया जाता है। तो पहले प्लास्टिक बनेगा और फिर उस प्लास्टिक से हम खिलौने बनाएंगे, तो जो आगे की जो प्रक्रिया है वो विनिर्माण कहलाती है। कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण करना। अब हमें पता है अंतरिक्ष यान में किस किस का प्रयोग किया था। हर एक इस लौह इस्पात इंडस्ट्री से भी हमें सामान मंगवाना पड़ेगा, जहाँ से तार कंपनियाँ होती हैं, तार खरीदनी पड़ेगी, वायर खरीदनी पड़ेगी, कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे, चिप लगानी पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें इसमें लगानी पड़ती हैं, तो फिर उसे कहते हैं विनिर्माण। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि विनिर्माण किसे कहते हैं। निर्माण के बाद में जो निर्माण की हुई वस्तुएं हैं उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके फिर से उसका निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। सभी प्रकार के उत्पादन निर्माण होते हैं। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग करना, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन करना, कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्लियर। विनिर्मित सामान स्वयं प्रयोग के लिए हो सकते हैं या बेचने के लिए भी हो सकते हैं। तो स्वयं का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कंपनियां होती हैं वो स्वयं अपने ही कंपनी में भी उसका यूज़ कर सकती हैं और बेच भी सकती हैं। अब कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है तो उसने सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया होगा वो खुद के लिए तो बनाया होगा ना, फिर ही उसने दूसरों के लिए बनाना शुरू किया होगा। ओके, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इस शब्द का उपयोग प्राय औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। विनिर्माण का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। तो इसे ही हम तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि विनिर्माण क्या है, हम कहते हैं विनिर्माण का यूज करते हैं हम औद्योगिक उत्पादन के रूप में। और औद्योगिक उत्पादन में क्या होता है, कच्चे माल को बड़े रूप पैमाने पर क्या किया जाता है, तैयार माल में बदला जाता है। इससे तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है या इसका प्रयोग अधिक जटिल वस्तुओं के विनिर्माण में किया जा सकता है। अब देखो ध्यान को, बार बार जो ये विनिर्माण शब्द आ रहा है ना, ये हमेशा कब आ रहा है, ये कोई एक वस्तु बनने के बाद उसी वस्तु का जब हम पुनः प्रयोग करते हैं कोई एक तीसरी वस्तु बनाने के लिए, तो तब हम प्रयोग करते हैं विनिर्माण शब्द का। आई बस समझे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्योग का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग दोनों में क्या डिफरेंस है। उद्योग का निर्माण
और विनिर्माण उद्योग। पुनः एक बार हम विनिर्माण के बारे में और समझ लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आगे चलेंगे उद्योगों के वर्गीकरण पर, उनको प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो इसी तरीके से आपके पास दिया हुआ है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक प्रक्रिया है। विनिर्माण एक परम आवश्यक प्रक्रिया है। हाथ से बनाना इसका शाब्दिक अर्थ है विनिर्माण का, परंतु यंत्रों का प्रयोग वो तो हमें पता है आजकल क्या यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। पहले तो फिर इसका शब्द यही होता था ना, जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है। ए प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा बही एवं रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाता है। ठीक है, उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। उद्योग बहुत बड़ा नाम है भी उद्योग, और इसको हम इसके पर्यायवाची के रूप में, इसके रूप में किसका नाम लेते हैं? विनिर्माण का रूप नाम यहाँ पे लेते हैं। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब हमें हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? कारखाने एवं कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न होता है। जब कोई कहता है ना कि भी यहाँ पे हम बात कर देते हैं कि भी मनोरंजन उद्योग, तो जैसे ही उद्योग शब्द साथ में लगा, रसायन उद्योग, ठीक है, लोह इस्पात उद्योग, तो हमारे पास में बड़ी बड़ी मशीनें दिखने लग जाती हैं, बड़ा बड़ा उसके अंदर प्रक्रियाएं हमें नजर आने लगती हैं कि भी हाँ कारखाने इसके अंदर होंगे। लेकिन कई गौण क्रियाएं होती हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती, उसके लिए भी उद्योग का ही नाम आता है। तो फिर हम करें तो करें क्या? जैसे कि पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग। अब देखो इसमें कारखानों की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना कारखानों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अब ये उद्योग है, परंतु इसको हम करें क्या? तो फिर हम क्या नाम दें? अगर हम उद्योग देते हैं, मनोरंजन उद्योग देते हैं, तो आपके नज़र में तो आएगा भी इसमें कारखाने लगेंगे, तो फिर इसके लिए हमने नाम दिया विनिर्माण। तो विनिर्माण का अब संबंध हो गया किससे? जो भी वस्तुएं तैयार करने वाला, पीछे बची हुई जितनी भी बातें हैं वो सब किस में आएंगी? विनिर्माण में। ठीक है, इसको हम विनिर्माण में नहीं रखेंगे। पर्यटन उद्योग और मनोरंजन उद्योग को हम विनिर्माण में नहीं रख रहे हैं, तो इसको अलग करना था, इसको हमें अलग करना था कि एक तरफ तो हमें लोह इस्पात उद्योग, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग, रसायन उद्योग और जितने भी उद्योग हैं उनको एक तरफ रखा जहाँ कारखानों की आवश्यकता होती है, और जिसमें कारखानों की आवश्यकता नहीं होती उसे अलग रखा। कुल मिलाकर तो कहेंगे उद्योग, परंतु जब हमारी बात चल रही होगी कच्चे माल से निर्मित माल तैयार करने की, तो तब हम क्या पर्यटन को भी साथ में लेंगे? तो इसीलिए हमने सिर्फ कारखानों वाले, जिसमें कारखानों का प्रयोग होता है, उसके लिए हमने एक नया शब्द यूज किया जिसका नाम है विनिर्माण। जिसका नाम क्या है? अभी विनिर्माण। संशोधित करके ही तो निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए इसको विनिर्माण कहते हैं। चलिए, आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं। अब हम विनिर्माण की बातें करेंगे, आगे चल करके हम सारी बातें जो किसकी करेंगे? वो विनिर्माण की करेंगे। इसका मतलब ये रहेगा कि अब हम सिर्फ केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? जहां पर कारखाने स्थापित होते हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। जहां पर कारखाने स्थापित होते हैं या वे कार्य जो कारखानों में ही संपन्न होते हैं, उसे हम विनिर्माण के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी अब हम इसमें ना तो पर्यटन उद्योग की चर्चा करेंगे, ना हम मनोरंजन उद्योग की चर्चा करेंगे। अब इसमें हम सिर्फ कारखानों में संपन्न होने वाली क्रिया की चर्चा करेंगे, और जो कारखानों में संपन्न होने वाली क्रिया होती है उसे हम विनिर्माण कहते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो अब इसकी विशेषताएं क्या है? आजकल जो विनिर्माण है उसकी क्या विशेषताएं हैं? आधुनिक समय की जो इंडस्ट्रीज है इसकी क्या विशेषताएं हैं? मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी क्या विशेषताएं? तो विशेषताएं क्या है? अभी कौशल, सबसे पहले स्किल की बहुत ज़्यादा भरमार है। स्किल अपने पास में होगी तो हम तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। यंत्रीकरण, आजकल सारा काम जो है, जितने भी कारखाने हैं पूरे के पूरे सब, उसमें क्या है? हर एक चीज़ यंत्रों के द्वारा उसमें तैयार की जाती है। यंत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। प्रौद्योगिकी नवाचार पे नया विचार जो इसमें लाया गया है, प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक यूज करने का जो विचार इसमें लाया गया है, ये इसकी विशेषता है। यानी आपसे पूछा जाए कि विनिर्माण की विशेषता बताओ, आधुनिक विनिर्माण की, तो आप कहोगे यंत्रीकरण है, कौशल है और प्रौद्योगिकी नवाचार है।
पहले क्या था फिर प्राचीन काल में विनिर्माण कैसे होता था? तो पहले यंत्रीकरण नहीं था, मानव निर्मित था, मानव द्वारा मतलब कि उसमें श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती थी। अब इसमें क्या हो जाएगा, श्रम की आवश्यकता कम हो जाएगी। ठीक है, और देखें जैसे संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। ढांचा कैसा है? संगठनात्मक, पूरा संगठन बना दिया इसके अंदर। पहले इतने बड़े संगठन नहीं होते थे, पहले छोटे मतलब कि घर घर पे सिर्फ काम किया जाता था। प्रत्येक घर में कोई दर्जी था तो वो सिलाई करता था, कोई जुलाहा था तो वो दरी वगैरह बनाता था। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब पहले घरों में छोटे छोटे उद्योग होते थे, अब उसमें कारखाने नहीं थे तो श्रम से ही काम चलाया जाता था। तो वर्तमान में और प्राचीन काल के विनिर्माण उद्योग में क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस हमें नजर आएगा जब हम वर्तमान में जो विनिर्माण है उसकी विशेषता जब हम पढ़ेंगे। तो जो विशेषताएं आज वर्तमान में है वो पुराने टाइम में नहीं थी। तो सबसे पहले कौशल, पुराने टाइम में इतना कौशल नहीं था, वर्तमान में कौशल बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, कौशल स्किल पर काम किया जा रहा है। यंत्र, पुराने टाइम में यंत्र नहीं थे, वर्तमान में यंत्र है। प्रौद्योगिकी नवाचार, पहले प्रौद्योगिकी के बारे में पता ही नहीं था। संगठनात्मक ढांचा, पूरा का पूरा संगठन के रूप में चलता है। सबसे ऊपर जैसे अपन कहते हैं कि पहले मजदूर है, मजदूरों के ऊपर उसका हेड मजदूर होगा, हेड मजदूर के ऊपर और भी मतलब कि मैनेजर होगा और उसका मालिक होगा। इस तरीके से CEO होंगे, वे ये सब जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, ये एक ढांचा है, संगठनात्मक ढांचा है। अनियमित भौगोलिक वितरण, अब इसका भौगोलिक वितरण कैसा है? अनियमित है, कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि फिक्स जगह पर एक ही जगह पर होगा, नहीं, अनियमित है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर वो कच्चा माल प्राप्त होता है। अब मान लो जैसे लौह अयस्क निकल रहा है, किसी खदानों में से लौह अयस्क निकाल रहे हैं। अब लौह अयस्क निकाला जा रहा है 10 ट्रक भर के, लेकिन जब उसको संशोधित करके जब उससे लोहा बनाया जा रहा है, लौह इस्पात जब उससे तैयार किया जा रहा है तो वो बन रहा है सिर्फ 1 ट्रक। तो हम क्या करेंगे, देखो इस जगह पर लौह इस्पात के भंडार हैं, ये भंडार है, यहाँ पे भंडार है और यहाँ पर है बाजार, मार्केट, यहाँ पे मार्केट है। तो हम उद्योग यहाँ पर स्थापित करें या फिर उद्योग को यहाँ स्थापित करें? तो आप देखोगे अगर हमने उद्योग को यहाँ स्थापित किया तो हमें यहाँ से 10 ट्रक लेकर के जाने पड़ेंगे, 10 ट्रक का खर्चा आएगा और यहाँ 1 ट्रक की ही हम बेच पाएंगे। और अगर हमने यहाँ पर 10 ट्रक सामान लाए, यहाँ 10 ट्रक सामान लाए और यहाँ से मार्केट में 1 ही ट्रक लेके गए तो हमें खर्चा कितना आया? देखो इन दोनों के बीच में जो खर्चा आ रहा है, यहाँ पे 10 ट्रक का खर्चा आ रहा है, यहाँ पे 1 ट्रक का ही खर्चा आ रहा है। तो ऐसे में उद्योग कहाँ स्थापित होगा? जहाँ पे भंडार होंगे। तो ये भंडार है, ये सब क्या है, ये इसको प्रभावित करने वाले कारकों में हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, कि उद्योग कहाँ स्थापित होगा, कच्चे माल के नज़दीक स्थापित होगा, बाजार के नज़दीक स्थापित होगा या श्रम आपूर्ति के पास में स्थापित होगा। अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब होता है कि भी आधुनिक निर्माण के मुख्य सह केंद्र कुछ ही स्थानों में सीमित हैं, कुछ ही स्थानों में सीमित हो गए हैं। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से भी कम भूभाग पर इनका विस्तार है। अब उद्योग जो स्थापित किए गए हैं वो केवल 10% भाग से भी कम भाग पर उद्योग है, बाकी पूरी जगह खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में यातायात हो चुका है, सुविधाएं हो चुकी हैं बहुत सारी, इसीलिए क्या है हम ये नहीं समझते कि हमें उद्योग के पास में, भंडार के पास में उद्योग स्थापित करना है या मार्केट के पास में। वर्तमान में मार्केट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब है इसका जो वितरण है वो अनियमित है। अनियमित का मतलब कहीं पर उद्योग है तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे हम अनियमित कहेंगे। यह देश आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। जहाँ पर उद्योगों का केंद्र है वे आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि जहाँ देखो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो देश बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। अब अपने यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बाहर से कंपनियाँ अपने यहाँ पर आकर के उद्योग स्थापित करें। हम इसे खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, हम इसे वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, एक होता है निजीकरण, एक होता है वैश्वीकरण और एक होता है उदारीकरण। हम उदारीकरण का भी यहाँ पे जो है प्रयोग करते हैं। हम उदारीकरण इसमें जैसे मान लो कि बाहर से कंपनी आएंगी तो हम उस पर टैक्स ना लगाएं, तो ये उदारीकरण है। और बाहर से कंपनियों को आमंत्रित करें, ये वैश्वीकरण है। और अपनी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप देना निजीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे इसका प्रयोग किया गया था।
चलिए, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे अनियमित भौगोलिक वितरण है, ये विशेषताएं हैं। किसकी विशेषताएं हैं? आधुनिक जो विनिर्माण है उसकी विशेषताएं हम पढ़ रहे थे। तो कितनी विशेषताएं हमारे सामने आई? कौशल, बहुत अधिक कौशल की आवश्यकता है, यंत्रीकरण चल रहा है वर्तमान में, प्रौद्योगिकी नवाचार चल रहा है, संगठनात्मक ढांचा चल रहा है और अनियमित भौगोलिक वितरण है। और अनियमित भौगोलिक वितरण से आप समझ गए कि भी एक ही स्थान पर बहुत सारी कंपनियों ने अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना ली है। अब चलते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब उद्योग की स्थिति को प्रभावित करेगा, कौन प्रभावित करेगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाजार। बाजार कितना नज़दीक है, जितना हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब के जितना नज़दीक बाजार होगा उतनी कम लागत में वस्तु बाजार तक पहुंचेगी। लागत कम आएगी तो फिर उसका रेट भी कम रखा जाएगा, वस्तु सस्ती भी होगी। सस्ती होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कंज्यूमर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उसको मिलेंगे, खरीदार उसको मिलेंगे। और अगर वो बहुत दूर है, बाज़ार से बहुत दूर कंपनी को स्थापना की है और हम बाज़ार तक सामान को लेकर के आ रहे हैं, तो लाने में जो खर्चा आ रहा है वो भी उस वस्तु के मूल्य में जुड़ जाएगा। और वस्तु के मूल्य में अगर वो खर्चा जुड़ेगा तो फिर वस्तु महंगी होगी, वस्तु महंगी होगी तो फिर बाज़ार में उसकी जो है खरीदारी वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बाज़ार तक हमारी पहुंच कैसी है, कितनी सस्ती है, यानी पहुंचने के लिए हमारे पास साधन कितने सस्ते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कच्चे माल की प्राप्ति। एक बाज़ार तक पहुंच हो गई है तो इसमें यही बातें इसमें लिखी गई हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। तो देखो ये तो मैंने आपके लिए लेकर के आया हूँ कि भी आप इसको अपने साथ मैच करते रहें। आपकी किताब में भी ये पूरा का पूरा एज इट इज़ लिखा हुआ है और आप कहें सर कि हमें ये वाले नोट्स चाहिए तो ये वाले नोट्स भी आप तक भिजवा दिए जाएंगे, PDF आप तक मिल जाएगी। तो बची ये बात है कि भी आपने इसके अंदर लिखना क्या है। लिखना ये है कि बाज़ार तक पहुँच में आप क्या लिखेंगे कि उद्योग सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो बाज़ार से ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम कोई भी वस्तु जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? वो उपभोक्ता के लिए बना रहे हैं। और उपभोक्ता कहाँ पर है? उपभोक्ता फैक्ट्रियों में तो है नहीं, उपभोक्ता तो बाज़ार में है, मार्केट में घूम रहा है, वो तो वहाँ से सामान सेलेक्ट करेगा। तो उपभोक्ता तक हमें पहुँचाना ज़रूरी है। तो जितनी आसानी से हम उपभोक्ता तक पहुँचाएँगे उतनी उसकी कीमत कम रहेगी, कीमत कम रहेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। कच्चे माल की प्राप्ति। अब अगर कोई ऐसा उद्योग हमने स्थापित कर दिया जिसका कच्चा माल हमें मिल ही नहीं रहा, हमें बहुत दूर दूर से कच्चा माल लाना पड़ रहा है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा कच्चा माल जो हमें हर जगह पे मिल रहा है, जिससे ऐसा उद्योग हम कहीं पर भी स्थापित कर दें, जैसे पानी है, पानी को प्योरीफाई करके बोतल में भर के बेचना है, तो पानी हमें हर जगह पर मिलता है, बस उसको प्योरीफाई करना है, तो बस उसका उद्योग हम लगा सकते हैं। तो उसका हमें बाज़ार भी बहुत नज़दीक मिलेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अपना उद्योग बाज़ार में ही स्थापित करेंगे, क्योंकि पानी तो हर जगह पर है। और अगर कच्चा माल ऐसा होगा जो हमें बहुत दूर से मिल रहा है, कोयला है और पेट्रोलियम है या फिर लोहा है, तो ये इनके लिए हमें क्या है, भंडारों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि भंडारों से जो सामान निकलेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और उससे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो बहुत कम मात्रा में होगी। इसीलिए कच्चे माल की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसकी प्राप्ति हमें बताती है कि उद्योग कैसे स्थापित किया जा सकता है। श्रम की आपूर्ति तक पहुँच। देखो अब हमने ऐसी जगह पर उद्योग स्थापित कर दिया जहाँ दूर दूर तक श्रम ही नहीं है। अब यूरोपवासी जो हैं उन्होंने उपनिवेश क्यों बनाए थे, उन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा क्यों किया था, या उन्होंने देशों पर जाकर के अपना व्यापार स्थापित क्यों किया, नई नई तकनीकें उन देशों में क्यों लेकर गए, अपने यहाँ पे क्यों लेकर आए? क्योंकि अपना देश जो है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है। और पॉपुलेशन भी कौन सी यहाँ पर अधिक है, हमारे यहाँ पे युवा जनसंख्या बहुत अधिक है। तो युवा जनसंख्या अधिक है तो इसकी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर दिया किसने? उस यूरोप वासियों ने दूर कर दिया, रोजगार दे दिया तो यहाँ पर उद्योगों की स्थापना कर दी गई। और अगर उसको ज़रूरत ही नहीं होती कि श्रम की आवश्यकता ना होती, शुरू से ही उसके पास में यंत्र होते, तो आज हम उसकी बराबरी नहीं कर पाते। आज भी हम अगर विकासशील देश बन चुके हैं तो वो किन की बदौलत हुए हैं? जो बाहर से जो विदेशी लोग यहाँ पे आए, जिन्होंने हमें नए नए टेक्निक सिखाई, नया नया तरीका सिखाया, इस तरीके से हम कर पाए। तो वो यहाँ पे क्यों आए? उनको श्रम की आपूर्ति, श्रम चाहिए था, इसलिए वो यहाँ पर आए। शक्ति के साधनों की प्राप्ति। शक्ति, क्योंकि केवल श्रम से काम नहीं चलेगा, हमें शक्ति के साधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, और इसके अलावा जैसे प्राकृतिक गैस, ये सब क्या होते हैं? यूरेनियम है, परमाणु शक्ति है, तो ये सब क्या है? शक्ति के साधन हैं। अब जहाँ जहाँ पे कोयला मिलेगा वहाँ पर ही बड़े उद्योग स्थापित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कोयले की खपत बहुत अधिक है,
इसीलिए वहाँ स्थापित करते हैं। परिवहन एवं संचार की सुविधाओं की उपलब्धता, अब परिवहन भी हमें चाहिए। अब हमने मान लो कि उद्योग भी स्थापित कर दिया, कोयला भी हमारे पास में था, शक्ति के साधन भी थे, कच्चा माल भी था, श्रम भी था, लेकिन बाजार यहाँ पे है। अब बाजार तक हमें पहुँचना है तो हमें किसकी सहायता लेनी होगी? तो तब हमें इस पॉइंट की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी, संचार की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम वहाँ तक इसे पहुँचा सकें। तो इसीलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ परिवहन के साधन कैसे हैं, क्या वहाँ पे रेलगाड़ी जा सकती है, क्या वहाँ पे पानी के जहाज़ जा सकते हैं, क्या वहाँ पे सड़क मार्ग जा सकता है, तो ये बातें इम्पोर्टेंट होती हैं। समूहन अर्थव्यवस्था तक पहुँच, यानी उद्योगों के मध्य संबंध जो है स्थापित किए जा सकते हैं। सरकारी नीतियाँ, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब हमारे पास में सब कुछ है, परंतु अगर सरकार की नीति है कि भी कोई भी यहाँ पर प्लांट स्थापित नहीं कर सकता, उद्योग स्थापित नहीं कर सकता, तो फिर उस इतनी सारी सुविधाओं का क्या फ़ायदा? तो इसीलिए सरकार की नीतियाँ भी जो होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं उद्योग की स्थिति को निर्धारित करने के लिए। क्लियर है? इस प्रकार से अब सरकार ने लगा दिया टैक्स, भी आपने जो उद्योग स्थापित किया है उस पर हमें टैक्स दो। अब टैक्स लगाएगी तो फिर तो हम उसका रेट जो है वो बढ़ जाएगा, उसकी कॉस्टिंग क्या बढ़ जाएगी भी, बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा और वो वस्तु जो है वो महंगी हो जाएगी। महंगी हो जाएगी तो उसको खरीदेगा कोई नहीं, और खरीदेगा नहीं तो फिर आगे बिकेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि उद्योग द्वितीय क्रियाओं में क्या क्या आता है। द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, ये बातें इसके अंतर्गत आती है। और उसमें हमने देखा कि विनिर्माण हम किसे कहेंगे? तो वे उद्योग जो जिनमें कारखानों में, वे उद्योग जिनकी अधिकतर प्रक्रियाएं कारखानों में संपन्न होती हैं, उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं, या विनिर्माण उसे हम शब्द देते हैं। इसके अलावा फिर ऐसी भी कोई प्रक्रिया है क्या जो कारखानों में नहीं होती है? तो हाँ, ऐसे उद्योग भी हैं। तो कौन से हैं? मनोरंजन उद्योग है या पर्यटन उद्योग है, जहाँ पे कारखानों की आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब हम कारखानों की बात करेंगे तो हम विनिर्माण का नाम लेंगे। फिर हमने देखा कि आधुनिक विनिर्माण उद्योग जो है उसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो 4 से 5 विशेषताएं हमने पढ़ी थी। सबसे पहले कौशल, आजकल जो है कौशल बहुत ज़्यादा स्किल है, यंत्रीकरण है, प्रौद्योगिकी नवाचार है, संगठनात्मक ढांचा है, और इसके अलावा जो हमारे पास में अंतिम पॉइंट जो था ढांचे के अलावा, तो वो 5वां पॉइंट क्या था? एक मिनट देख लेना जरा थोड़ा सा। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था? स्थिति देखी थी कि उसकी स्थिति कैसे डिसाइड की जाती है। तो स्थिति डिसाइड करने के लिए बाजार नज़दीक होना चाहिए या फिर बाजार तक पहुंच अपनी अच्छी होनी चाहिए, श्रम अपने पास में होना चाहिए या फिर श्रम को जल्दी लाया जा सके, उसे वापस शाम तक घर पे पहुंचाया जा सके। अगर श्रम हमें मिलता है, श्रम है, कच्चा माल है, परिवहन के साधन है, सरकारी नीतियां हैं, ये सब शक्ति के साधन हैं, ये सब जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपका उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका उद्योग कहाँ स्थापित होगा। ये सब जो कारक हैं ये डिसाइड करेंगे कि आपका उद्योग कहाँ पर स्थापित होगा। अब आपके पास में परिवहन है ही नहीं तो फिर उद्योग आप किसके पास करोगे? कच्चे माल के पास करोगे या बाजार के पास करोगे? परिवहन ही नहीं है तो फिर अपन सामान कैसे लाएंगे? नहीं ला सकते। इसीलिए हमें परिवहन के पास भी उद्योग परिवहन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं। अब देखिए स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? स्वच्छंद उद्योग जिसे फुटलूज उद्योग कहते हैं, व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। स्वच्छंद यानी कि फुटलूज उद्योग वे उद्योग हैं जो स्थानीय विशिष्ट कच्चे माल और कच्चे माल जिनकी बार में कमी हो रही है या नहीं पर निर्भर नहीं करता, और ये उद्योग विभिन्न प्रकार के स्थानों में स्थित हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा उद्योग जो कच्चे माल पर निर्भर होता है, ठीक है, कच्चे माल पर निर्भर होता है, लेकिन कच्चे माल का जो भार होता है, भार में कमी पर निर्भर भी हो सकता है और नहीं भी। ध्यान रखिएगा, ऐसे वस्तुएं, ऐसा कच्चा माल जिसके भार में कमी होती है, कच्चा माल जिसके भार में कमी होती है, उसे भी हम फुटलूज में लेते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट भी आएंगे जिसके भार में कमी नहीं होती, उसे भी हम फुटलूज में लेते हैं। जैसे देखो,
जैसे गन्ना है, अब गन्ना जो है, गन्ना इस स्थान पर गन्ने का पैदावार हो रही है और यहाँ पर चीनी की फैक्ट्री है, चीनी उद्योग है। जब तक हम गन्ना यहाँ पर लेकर के जाएंगे तब तक गन्ने का जो गन्ना सूखेगा, गन्ने का रस कम होगा, रस कम होगा तो उत्पादन पैदावार जो है उसमें चीनी कम निकलेगी। तो ऐसे उद्योग को हम क्या कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग यानी फुट लूज उद्योग कहते हैं। तो इसीलिए उद्योगों को उस क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है ताकि वहीं पर ही उसका जो है फटाफट उसकी पिराई हो जाए और फिर उसके बाद में उसे जो है एक ट्रक चीनी भर के निकाली जा सके, क्योंकि गन्ना बहुत भारी है और जितना ज़्यादा उसमें रस होगा उतना ज़्यादा वो भारी होगा और जितनी दूर उद्योग स्थापित होगा उतना उसमें रस की कमी होती जाएगी। रस की कमी होगी तो उत्पादन कम हो पाएगा, इसीलिए उसको पास में लगाना ही सही रहता है। इसके अलावा कौन से उद्योग हैं जो दूसरे कच्चे माल के भार में कमी पर निर्भर नहीं करते, ऐसे कौन से हैं? उसे भी हम क्या कहेंगे, स्वच्छंद उद्योग कहेंगे। यह उद्योग संकटक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अनेक जगहों से प्राप्त कच्चे माल से पर निर्भर होते हैं। भी कच्चा माल अब अनेक जगहों से आ रहा है और अनेक जगह जो हर जगह पर अपने को कच्चा माल मिल जाएगा। एक तरफ से टायर मिल गया हमें, एक तरफ से चिप मिल गई, एक तरफ से प्लास्टिक मिल गया, इस तरीके से। और इस तरीके से हमने या तो ITI कंपनी वाले हो गए, ठीक है। जैसे ये देखो, फुटलूज उद्योग के कुछ उदाहरण क्या है, हीरा प्रसंस्करण। अब हीरा जो है उसको लाना आसान है, कहीं पर भी लाया जा सकता है और जहाँ पर श्रम मिलेगा वहाँ पे उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, उसे तराशा जाएगा। दवा उद्योग, IT उद्योग, हैंडसेट असेंबली, हैंडसेट जो असेंबल करते हैं, अब उसमें अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, ये उद्योग जो है वो प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। सड़कों का जाल जहाँ पर होगा, जहाँ चारों तरफ से हम सामान को ला सकें, ऐसे जगह पर इसकी स्थापना की जाती है। हालांकि भारत में हीरे की खादान ना के बराबर है, भारत में हीरे की खान ना के बराबर है, परंतु भारत में क्या है, हीरा प्रसंस्करण उद्योग जो है ये दुनिया में अच्छे नंबर पर है, इसका सबसे बड़ा उद्योग है। कारण क्या है, क्योंकि हीरा प्रसंस्करण उद्योग स्वच्छंद उद्योग यानी फुटलूज उद्योग है और इसे दुनिया में कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है जहां कुशल श्रम के सस्ते स्रोत, उच्च अत्याधुनिक तकनीक और संचालन की कम लागत उपलब्ध होगी। तो मतलब ऐसे उद्योग जिन्हें कहीं पर भी स्थापित किया जा सके, जो कि ना तो कच्चे माल के भार में कमी से निर्भर करते हैं, ना करनी कोई अन्य बातों पर निर्भर करते हैं, तो ऐसे उद्योग कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी स्थापित करेंगे यानी स्वेच्छा से स्थापित किए जाएंगे, उसे हम स्वच्छंद उद्योग कहेंगे। और इसका दूसरा नाम है फुटलूज। फुटलूज का मतलब है कि अगर जिसके भार में कमी होती है, तो कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जो भार की कमी होती है तो उन्हें हमें वहाँ पर स्थापित करना होता है और अन्यथा ये कहीं पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें प्रदूषण ना के बराबर होता है और प्रदूषण नहीं होता है। अब हैंडसेट असेंबल करना है अपने को, तो उसमें जो अलग अलग चिप लगेगी या अलग अलग मदरबोर्ड्स लगेंगी या कोई और अलग उसकी बॉडी बनेगी, तो वो बन करके कहीं कहीं अलग अलग जगह से आएगी और उसको हमें असेंबल करना है, खाली असेंबल करने का काम इसमें रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वच्छंद उद्योग कहेंगे और वो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है।